हो गया। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। गणित में मुख्यतः 6 यूनिट है। इसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक है, आव्यूह और सारणिक। तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह का अध्ययन करेंगे। आव्यूह के अंतर्गत आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह से संबंधित संक्रियाएं जिसके अंदर योग, घटाना, गुणा, इनवर्स तथा उसकी सहायता से समीकरण को हल करना शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अव्यूह होता क्या है। संख्याओं, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक हो अथवा फलन से संबंध हो, यदि उनको आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। इसे इस चिन्ह द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है तथा जिन संख्याओं द्वारा आव्यूह बनाया जाता है उसे आव्यूह का अवयव कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जैसे यहाँ यह 2, 4, 5, 6, 1, 3 ये संख्याएं हैं। इनसे एक अव्यूह बना दिया गया है। इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे तथा 2, 4, 6, 5, 1, 3 यह जो है अव्यूह के अवयव कहलाते हैं। इसी प्रकार ए, बी, सी, डी, ई, एफ यहाँ 6 संख्याएं हैं या 6 अवयव हैं। इनसे मिला करके एक अव्यूह बनाया गया है। इसको बी से निरूपित कर दिया गया है और ये जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ हैं यह अव्यूह के अवयव कहलाएंगे। हम देख रहे हैं कि अव्यूह के अंदर आयताकार सारणी के अंतर्गत ये क्षैतिज लाइन है और ऊर्ध्वाधर लाइन है। यहाँ भी क्षैतिज लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो क्षैतिज लाइन को पंक्ति कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर लाइन को स्तंभ या कॉलम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन 2, यहाँ पर 2 क्षैतिज लाइन है तो प्रथम क्षैतिज लाइन को पहली पंक्ति या पहला रो कहा जाएगा, इसको R1 से व्यक्त करेंगे। दूसरे क्षैतिज लाइन को दूसरी पंक्ति या R2 से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार यहाँ 3 ऊर्ध्वाधर लाइन है। पहले ऊर्ध्वाधर लाइन को पहला स्तंभ कहते हैं जिसे सीमन से लिखा जाता है। इसी प्रकार दूसरे ऊर्ध्वाधर लाइन को दूसरा स्तंभ कहा जाता है, इसे C2 से व्यक्त किया जाता है। और तीसरा ऊर्ध्वाधर जब लाइन होता है उसे C3 से व्यक्त किया जाता है। ठीक इस प्रकार ये हम देखते हैं कि अव्यूह जो होता है संख्याओं या फलनों का यह मात्र एक अरेंजमेंट होता है। इसका कोई आंकिक मान नहीं होता है। अर्थात इसको इस प्रकार से 2, 4, 6, 8 को हल करके कोई आंकिक मान नहीं ले आ सकते हैं। यह केवल और केवल एक अरेंजमेंट होता है। अब इसमें अगला है आव्यूह की कोटि या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे यदि 4 संख्याएं 1, 2, 3, 4 हैं तो उनको निम्न प्रकार से पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यक्त किया जाता है। अर्थात इन 4 संख्याओं को 3 प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है। पहला स्थिति हो सकती है जब इसको केवल एक रो में लिखा जाए। इसमें है 1 रो है और 4 कॉलम, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार दूसरे प्रकार से लिखा जा सकता है 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो हैं और 1 कॉलम है। तीसरे प्रकार से लिखा जा सकता है यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम, अर्थात 2 रो गुणे 2 कॉलम। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 रो गुणे 1 कॉलम। इसी प्रकार से है यहाँ 1 रो गुणे 4 कॉलम। इसी प्रकार से यदि ज़्यादा संख्याएं हैं अर्थात यदि यमन संख्याएं हैं और यदि यमन संख्याओं को यम पंक्तियों एवं n स्तंभों में व्यवस्थित किया जाए तो जो प्राप्त संरचना यम गुणे n होती है उसे कहा जाता है यम गुणे n क्रम का आव्यूह। नोट, किसी अव्यूह की कोटि को उस अव्यूह में स्थित पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि यम क्रॉस n या यम गुणे n या एक कहा जाए यम गुणे n कोटि का अव्यूह है तो उसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अर्थात उसमें रो की संख्या यम होगी, पहला अक्षर जो होता है, पहला अंक
यह रो व्यक्त करता है और दूसरा अंक जो होता है वह कॉलम व्यक्त करता है। इसका मतलब हो गया कि इसमें यम रो होंगे, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो यम रो हो जाएगा। इसी प्रकार से n कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम डॉट डॉट और n कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से यम गुणे n अवयव को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसे मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा सकता है a बराबर aij यम गुणे n। आई जो है उस अवयव का रो व्यक्त करता है और जे जो होता है उस अवयव का कॉलम शो करता है। यहाँ पे यम गुणे n लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस अवयव में पंक्तियों की संख्या यम है तथा कॉलम की संख्या n है। जैसे यहाँ देखिए, यदि A11 लिखा हुआ है, A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह प्रथम पंक्ति तथा प्रथम कॉलम का अवयव है। यदि A12 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका यह अवयव जो है यह प्रथम पंक्ति में तथा द्वितीय कॉलम में अवस्थित है। इसी प्रकार से यदि A23 लिखा हुआ है, A23 का मतलब कि यह दूसरे रो और तीसरे कॉलम का अवयव है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पहला अंक जो होता है पंक्ति शो करता है तथा दूसरा अंक जो है स्तंभ शो करता है या दिखाता है। यदि किसी अवयव में का क्रम यम गुणे n है तो उसमें अवयवों की संख्या यम n होती है। जैसे यदि इस प्रकार से कोई अवयव है 2 3 4 5, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि यम गुणे n करने पर जो भी आएगा वह उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या बताएगा। यदि मुझे ज्ञात हो कि यह 6 अवयव है और यह पूछा जाए कि इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसको ऐसे भी लिखा सकता है A B C D E F। इसमें एक रो है और 6 कॉलम है, 1 रो हो गया 6 कॉलम। इसी प्रकार से इसको ऐसे भी लिखा सकता है A B C D E F। इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 रो हो गया और कॉलम 1 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 6 गुणे 1, इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणे 6। ऐसे भी हो सकता है 2 गुणे 3 A B C D E F। यदि इसको 6 अवयवों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा तो इसमें 1 2 3 रो हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएंगे, इसकी कोट हो जाएगी 3 गुणे 2। इस प्रकार से यदि अवयवों की संख्या दिया हो तो हम कितने प्रकार से उसकी कोट की गणना कर सकते हैं यह देखा जा सकता है। अब आता है अगला टॉपिक जो है, इसमें अवयव का निर्माण कैसे करते हैं। कभी कभी होता है कि अवयव के अवयवों और कोटि में एक संबंध दिया होता है। जैसे यदि हमें बनाना है 2 गुणे 3 क्रम का अवयव बनाना है और इसका संबंध अवयव के किसी न किसी एक अवयव से दिया हुआ है, तो उसी के आधार पर हम अवयव का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न के रूप में है कि 2 गुणे 3 क्रम का एक अवयव बनाना है जिसका व्यापक अवयव aij बराबर लिखा हुआ है ai + 2j। aij में हो गया i जो है रो दिखाता है और j जो होता है उसका कॉलम दिखाता है। इसका मतलब 2 गुणे 3 का मतलब हो गया कि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है तथा कॉलम की संख्या 3 है। इसका मतलब हो गया कि i का 2 मान होगा 1 और 2। पंक्तियों की संख्या चूँकि 2 है इसलिए i बराबर हो जाएगा 1 2। कॉलम की संख्या 3 है इसलिए j बराबर हो जाएगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो i का मान सबसे पहले लिख लेंगे 1 2, j का मान हो गया 1 2 3। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि i का मान 1 रख लेते हैं, i का मान 1 लेंगे, j का मान 1 बराबर 1 रखेंगे। i का मान i बराबर 1 और j बराबर 1 ऐसे होगा। i बराबर 1 लेंगे फिर j बराबर हो जाएगा 2, एक ऐसे हो सकता है। फिर ले लेंगे i बराबर 1 होगा
और जे का मैक्सिमम मान हो तो 3, ऐसे ले लेंगे। ठीक, A11 देखिए AIJ लिखा हुआ है तो I का मान 1 लिख लेंगे, J का मान 1 लिख लेंगे तो I बराबर 1 हो गया, J बराबर 1 हो गया। A11 अब दिए हुए संबंध में I और J का मान रख लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 इंटू A11 बराबर हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1, ये बराबर हो जाएगा 1 + 2 बराबर हो गया 3। अब फिर I का मान 1 है, J बराबर 2, I का मान 1, J का मान हो गया A12। फिर इसी संबंध में I का मान हो गया 1 + J का मान 2 × 2, ये हो जाएगा 5। यहाँ I बराबर 1 है, I बराबर 1 है तो हो जाएगा I बराबर 1, J बराबर 3, A13 हो जाएगा। इसमें रख देंगे 1 + 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 7। इस प्रकार A11 निकल गया, A12 निकल गया, A13 निकल गया। इसी प्रकार से हम A21 निकाल लेंगे, इसका मान आ जाएगा 4, A22 निकालेंगे, इसका मान आ जाएगा 6 और A23 निकालेंगे, इसका मान आ जाएगा 8। अब बनाना है अवयव को लिख लेंगे ऐसे। A बराबर हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से A21 का मतलब हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 का मतलब हो जाएगा। अब यहाँ से सभी का मान यहाँ पे रख देंगे। A बराबर हो जाएगा A11 हो जाएगा 3, A12 बराबर हो जाएगा 5, A13 बराबर हो जाएगा 7, फिर A21 बराबर हो जाएगा 4, A22 बराबर हो जाएगा 6, A23 बराबर हो जाएगा 8। और इसमें 2 रो हैं तो 2 हो जाएगा, कॉलम 3 है तो इसका क्रम हो जाएगा या कोटि हो जाएगा 2 × 3। तो इस प्रकार से हम अवयव का निर्माण कर सकते हैं। यदि इस तरह से दिया हुआ अवयव का क्रम दिया हुआ हो और उसके बीच का I और J के बीच कोई न कोई एक संबंध दिया हो, इस प्रकार से हम अवयव का निर्माण कर सकते हैं। देखो जरा कितना